वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारी एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पार्ट में हमसे क्या कहा गया है। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यहां पर हमसे कहा गया है कि यश ने जब किसी एक टेस्ट को अटेम्प्ट किया तो उस टेस्ट में उसके टोटल 40 मार्क्स आए। अभी 40 मार्क्स उसे कैसे मिले? यश को हर एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए गए और रॉन्ग आंसर के लिए उसका 1 मार्क डिडक्ट कर लिया गया। उसके बाद हमसे एक और भी कहा गया है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions are there in a test? तो यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि अगर उसी टेस्ट में राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाते और रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट किए जाते तो ऐसे केस में यश उसी टेस्ट में 50 मार्क्स स्कोर करता। अब हमें इस पूरी कंडीशन की हेल्प से बताना है कि यश के उस टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाला कैसे जाए, तो आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से दोस्तों मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने एक टेस्ट को अटेम्प्ट किया जिसमें मेरे 6 आंसर्स राइट थे और 4 आंसर्स रॉन्ग। तो बताइए मेरे टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? यस यू आर राइट, 6 + 4 दैट इज 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बिकॉज उसी 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से तो मैंने 6 आंसर्स राइट अटेम्प्ट किए हैं और 4 आंसर्स रॉन्ग। तो बस ऐसे हम यहां पर भी लेट कर लेते हैं कि यश के टेस्ट में राइट आंसर्स थे x और रॉन्ग आंसर्स थे y, यानी कि यश ने उस टेस्ट में x नंबर ऑफ राइट आंसर्स को अटेम्प्ट किया और y नंबर ऑफ आंसर्स उसके रॉन्ग थे। अब स्टूडेंट्स अगर मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाए तो मैं इनको सम करूंगा जब, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले केस में हमसे क्या कहा गया था कि यश को हर एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं और हमने क्या लेट किया दोस्तों कि यश ने उस टेस्ट में x नंबर ऑफ राइट आंसर्स दिए हैं। तो जरा आप खुद सोचिए, 1 राइट आंसर्स के लिए 3 मार्क्स हैं, तो दोस्तों x राइट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे? यस यू आर राइट, 3x मार्क्स। सही है दोस्तों। उसके बाद एक और चीज भी कही गई है ना कि एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट होगा, राइट। अब स्टूडेंट्स हमने क्या लेट किया है कि यश ने y नंबर ऑफ आंसर्स रॉन्ग दिए हैं। तो जरा आप खुद सोचिए, अगर 1 रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट होगा तो y रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क डिडक्ट होंगे? वो y मार्क्स। तो ठीक है, y भी आ गया। तो अब तक हमें क्या मिल चुका है कि यश को उस टेस्ट में 3x मार्क्स तो मिल चुके हैं राइट आंसर्स के लिए और y मार्क्स अब उसके डिडक्ट होंगे बिकॉज उसने कुछ रॉन्ग आंसर्स भी दिए हैं। तो यानी कि इसी 3x मार्क्स में से कुछ डिडक्शन होगी और डिडक्शन के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यानी कि ये जो y मार्क्स हैं ये 3x मार्क्स से डिडक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 3x - y। और जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा वही तो यश ने स्कोर किया और हमें गिवन है कि यश ने टोटल 40 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो 3x में से हमने y मार्क्स को डिडक्ट किया तो फाइनल आंसर जो आया वो हुआ 40। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। सही है दोस्तों। बट यहां पर एक और केस भी तो गिवन है कि अगर उसी टेस्ट में हम 1 करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स देते हैं और 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट कर लें तो यश ऐसे केस में उस टेस्ट में 50 मार्क्स गेन करेगा। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों? हमने क्या लेट किया है कि यश ने x नंबर ऑफ आंसर्स राइट दिए हैं, राइट। अब यहां पर क्या बोला गया कि 1 करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे, तो x करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स बन जाएंगे? यस 4x मार्क्स। अब उसके बाद यहां एक और बात भी तो थी ना दोस्तों कि अगर 1 इनकरेक्ट आंसर होगा तो 2 मार्क्स डिडक्ट कर ली जाएंगे और हमने लेट किया है दोस्तों कि यश के y नंबर ऑफ आंसर्स रॉन्ग है दोस्तों। अब जरा सोचिए, अगर 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे तो y नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे? यस 2y मार्क्स। तो देखा हमारे पास अब क्या चुका है, 4x मार्क्स तो उसे मिले करेक्ट आंसर के लिए, 2y मार्क्स उसके अब डिडक्ट होंगे इनकरेक्ट आंसर के लिए। और ये डिडक्ट हम किस में से करेंगे? यस 4x मार्क्स में से। तो डिडक्शन के लिए हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो 4x - 2y। और जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो जो फाइनल आंसर आएगा वही तो यश ने स्कोर किया होगा और वो हमें गिवन है, दैट इज 50 मार्क्स। तो इक्वेशन क्या बनी? 4x - 2y = 50। तो सही है दोस्तों, दोनों केसेस को हमने अच्छे से स्टडी किया और हमारे पास 2 इक्वेशंस बन रही हैं और अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है ताकि मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाए। नाउ स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में टोटल 3 टाइप्स के अलजेब्रिक मेथड्स को स्टडी किया है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद एलिमिनेशन एंड लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि हम तीनों में से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आंसर तो दोस्तों तीनों मेथड से सेम ही आता है, ये हम जानते हैं। बट स्टूडेंट्स हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें एक ऐसा मेथड चूज करना है जो हमारा टाइम सेव कर सके, बिकॉज वैसे ही दोस्तों एग्जाम्स में टाइम बहुत कम होता है। तो हम एक ऐसा मेथड चूज करेंगे जो जल्दी से हमारे इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर दे ताकि मेरे पास x और y की वैल्यू आ
आ जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में दोस्तों हम कोई भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हाँ, ये मेथड लगाया जा सकता है। बट स्टूडेंट्स, अगर मैं इन इक्वेशंस को देखूं तो थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही है ना। जैसे कि राइट हैंड साइड में नंबर्स को देखें तो सबसे पहली इक्वेशन में 40, सेकंड में है 50, यानी कि अगर मैं एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी तो जाएंगी दोस्तों, तो ये टाइम सेव नहीं करेगा ये मेथड। तो सेकंड देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड। स्टूडेंट्स, इस मेथड में हम हमारे गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं और जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उस वेरिएबल वाली टर्म को हम दोनों इक्वेशन में सेम बनाते हैं, तभी वो एलिमिनेट की जा सकती है। अब देखें दोस्तों, अगर मैं दोनों इक्वेशन में लेट्स से y को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन में y वेरिएबल वाली टर्म है y और सेकंड इक्वेशन में है 2y। तो देखिए सेम तो नहीं है, यानी कि मुझे सेम बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा या तो मेरा, तो टाइम नहीं सेव हो रहा। तो फिर क्या करें? तो चलिए ऐसा करते हैं, लास्ट मेथड देखते हैं जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हाँ, ये अप्लाई किया जा सकता है बिकॉज इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, बस 2-3 स्टेप्स होते हैं और जल्दी से हमारे ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं। तो आइए इसी मेथड का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमारा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि आपके गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि कहीं जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि एक लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax + by + c = 0। अब यहां पर हमारे पास दो गिवन इक्वेशंस हैं तो कोई बात नहीं, हम दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स मान लेते हैं। एक के लिए हम abc की जगह a1 b1 c1 रख लेंगे और सेकंड के लिए a2 b2 c2। अब हमें देखना होगा कि क्या हमारी गिवन इक्वेशन ऐसी ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। जैसे कि अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म को देखूं तो यहां सबसे पहले x वेरिएबल है, उसके बाद y, देन कांस्टेंट एंड देन राइट हैंड साइड में 0 है। तो क्या यही चीज गिवन इक्वेशन में? आइए चेक करते हैं। गिवन इक्वेशन में सबसे पहले x वेरिएबल है, बिल्कुल सही, उसके बाद y, ये भी सही, बट कांस्टेंट नहीं है उसके बाद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में 0 भी नहीं है, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये तो बिल्कुल भी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं कर रहा। बट अगर मैं यहां पर ये जो राइट हैंड साइड में 40 और 50 है, इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं तो वाह दोस्तों, ऐसा करते ही ये हमारी दोनों गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी हैं। सबसे पहले x वेरिएबल, देन y, उसके बाद कांस्टेंट भी आ गया और राइट हैंड साइड में 0। परफेक्ट, अब हमारी ये गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुकी है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकंड स्टेप होता है कि हम हमारे गिवन इक्वेशन से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं और इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। हम हमारे गिवन इक्वेशन को बस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूं तो जब आप a1x को 3x से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 3। सिमिलरली जब आप b1y को -y से कंपेयर करेंगे तो दोस्तों b1 की वैल्यू आ जाएगी -1 और लास्ट में जब आप c1 को -40 से कंपेयर करेंगे तो c1 की वैल्यू -40। सिंपल। और सिमिलरली जब आप सेकंड इक्वेशन को सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपके पास a2 b2 c2 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो शुरू करते हैं। दोस्तों इस मेथड में हमें बस एक चीज ध्यान रखनी होती है कि हम सबसे पहले लिखते हैं b c a b। बस दोस्तों, अब ये फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो मैं इनके नीचे 1 1 1 लगा दूंगा और इसी चीज को हम दोबारा से लिखेंगे, बट सेकंड टाइम लिख रहे हैं तो नीचे 2 लगा देंगे। अब ऐसा करते ही दोस्तों हमारे इस सेटअप में 3 ब्लॉक्स बन रहे हैं। पहला ब्लॉक तो है b1 c1 b2 c2 का, सेकंड ब्लॉक इज c1 a1 c2 a2 एंड लास्ट ब्लॉक इज a1 b1 a2 b2। अब दोस्तों मैथमेटिशियन ने इन ब्लॉक्स को कुछ नाम भी दिया। फर्स्ट ब्लॉक का नाम होता है x ब्लॉक, सेकंड इज y ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक इज कांस्टेंट जो कि होता है 1। अब दोस्तों हमें हमारे इस सेटअप में a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू चाहिए और ये सारी वैल्यूज हम पहले से स्टेप 2 में निकाल चुके हैं। तो बस आपको इन सभी वैल्यूज को अपने सेटअप में पुट करना है। तो ऐसा करते ही आपका सेटअप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो चलिए अब हम हर एक ब्लॉक को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ब्लॉक को पिक करते हैं, दैट इज x ब्लॉक। यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। अब ये x ब्लॉक्स है तो हम लिखेंगे नीचे x डिवाइडेड बाय, यहां दोस्तों जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर में ही इस ब्लॉक का रिजल्ट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स इस ब्लॉक में सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 को -50 से। ऐसी तो करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब -1 और -50 मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा 50, बिकॉज दोनों टर्म्स के आगे माइनस है वो मल्टीप्लाई होके तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, बट यहां पर इस ब्लॉक में -2 और -40 तो रहेंगे, इनको भी तो मल्टीप्लाई करना है ना। तो मुझे -50 से 2 की तरफ वापिस आना होगा, तभी तो मैं -2 को -40 से मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। अब स्टूडेंट्स वापिस आने के लिए हम एक नेगेटिव साइन भी लगाते हैं और उसके बाद जब आप -2 को -40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80। तो चलिए फर्स्ट ब्लॉक तो सॉल्व हो चुका है। अब इसी तरीके से आप सेकंड और थर्ड ब्लॉक को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले इनके नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं हम इनको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 50 - 80 ये हो जाएगा -30,
उसके बाद -60 माइनस ऑफ -150। अब दोस्तों देखिए -150 के आगे एक माइनस है तो बाहर वाला माइनस अंदर वाले माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा और ये हो जाएगा -160 प्लस 150। और फाइनली जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो आंसर आएगा -10। और उसके बाद लास्ट ब्लॉक देखें, ये तो बहुत सिंपल है, -6 माइनस ऑफ -4 है दोस्तों, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 4 एंड फाइनल आंसर इज -2। तो दोस्तों कितना अच्छे से सिंप्लीफाई हो गया। अब x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड रेशियो को कंपेयर करूं तो x की वैल्यू निकल तो आएगी बट वो तो y की टर्म्स में आ जाएगी, कुछ एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट ब्लॉक को कंपेयर करेंगे जो कि है x डिवाइड बाय -30 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -2। नाउ बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो x के डिनोमिनेटर में -30 है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा। सो x की वैल्यू हो जाएगी -30 डिवाइड बाय -2। अब ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ये तो कैंसिल आउट और 2 30 को डिवाइड कर सकता है एंड फाइनल आंसर इज 15। एंड सिमिलरली जब आप सेकंड रेशियो और थर्ड रेशियो को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। मुझे इससे पता क्या लगा, देखिए हमने क्या लेट किया होता कि यश ने x नंबर ऑफ राइट आंसर्स दिए हैं तो दोस्तों x की वैल्यू आ रही है 15। तो दोस्तों हमें पता लग गया ना कि यश के उस टेस्ट में 15 आंसर्स बिल्कुल राइट थे और दोस्तों रॉन्ग आंसर्स को मैंने y लेट किया था और y की वैल्यू मेरे पास 5 आ रही है। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि यश ने जब टेस्ट को अटेम्प्ट किया तो उसमें उसके 5 आंसर्स रॉन्ग थे। बट हमसे फाइनली क्या पूछा गया था कि उस टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यस 15 और 5 को ऐड करेंगे। तो दोस्तों फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 20। यानी कि यश ने जिस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है उसमें टोटल 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे जिसमें से उसके 15 आंसर्स राइट थे और 5 आंसर्स रॉन्ग। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट सॉल्व करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।